हेलो बच्चों की हाल चाल। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न को। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी प्रश्न को आसानी पूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाइए और आराम से सभी वीडियो को देखिए। तो हमारा जो अध्याय 7 है जिसका नाम है भिन्न, तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस अध्याय को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो भिन्न होता है उसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिखे हैं 4/7 लिखे हैं, ठीक। तो ऊपर वाला जो अंक है उसे हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले अंक को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले अंक को हम क्या कहते हैं, तो नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। और आप ये जो लाइन देख रहे हैं छोटा वाला, इसको हम बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। और यह जो पूरा का पूरा हुआ 4/7, इसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। समझ गए। जो संख्या क्या हो, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। तो हमारा जो प्रश्नावली 7.1 है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ भिन्न के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए अब बारी बारी से सभी प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारा 1 नंबर जो प्रश्न है वह है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ आकृति दी गई है और आकृति में कहा गया कि जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग मतलब हो गया रंगा हुआ भाग, उस भाग को निरूपित करने वाला हमें एक भिन्न संख्या लिखना है। मतलब आप समझिए, हमें एक ऐसी भिन्न संख्या लिखना है जिससे हमें इस आकृति में कुल कितना भाग है और कितना भाग रंगा हुआ है यह पता चले। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वह समझिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो आकृति दी गई है, या जो आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति को हम चौकोर आकृति कहते हैं, ठीक। तो इसमें गिन लेंगे कि इस आकृति में कुल कितने भाग हैं। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो चौकोर आकृति है इसमें कुल कितना भाग है, तो आप कहिएगा 12 भाग। और इसमें गिनिए रंगा हुआ भाग कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 12 भाग है जिसमें कि 10 भाग रंगा हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक बट्टा का चिन्ह देंगे, ठीक। और कुल भाग जो है उसको हम क्या लिखेंगे, बट्टा का नीचे यानी हर के रूप में लिखेंगे। तो ये आकृति में कुल कितना भाग है, तो आप कहिएगा 12 भाग, तो बट्टा के नीचे 12 लिख देंगे। और रंगा हुआ भाग कितना है, तो आप कहिएगा 10 भाग, तो 10 को कहाँ में लिख देंगे, ऊपर। तो इस आकृति के लिए जो हमें भिन्न प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 10/12 प्राप्त। मतलब कि ये आकृति में कुल 12 भाग है जिसमें कि 10 भाग रंगा हुआ है। इस तरह से हमें सभी प्रश्न को हल करना है 1 नंबर वाले को। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सिंपली देखिए 1 नंबर जो हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर 1 नंबर देंगे, तीर का चिन्ह देंगे। अब देखिए, तो इस आकृति में कुल भाग की संख्या कितना है, तो अभी तुरंत आप गिने हैं 12 है, तो क्या करेंगे, बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। और रंगा हुआ भाग की संख्या कितना है, तो अभी जस्ट गिने हैं 10 है। तो इस आकृति के लिए जो हमारा भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा, 10/12। अब आकृति 2 में आइए, तो 2 नंबर लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए। अब देखिए ये जो आकृति है यह त्रिकोण है, या आप कह सकते हैं त्रिभुज वाली आकृति है। तो इस आकृति में कुल कितना भाग है, तो आप गिनिए 1 2 3 और 4। टोटल भाग की संख्या क्या है, 4। तो सिंपली हम एक बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल भाग की संख्या को लिख देंगे। 4 है तो 4 लिख दिए। जिसमें कि रंगा हुआ भाग कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3। तो 3 हम क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। तो 2 नंबर आकृति के लिए हमारा जो भिन्न संख्या होगा वह क्या हो जाएगा, 3/4। मतलब कि कुल भाग की संख्या 4 है जिसमें कि 3 भाग रंगा हुआ है। आगे बढ़िए, आगे हमारा प्रश्न संख्या 3 जो है, 3 लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए। अब इसमें गिनिए, तो इस आकृति में कुल कितना भाग है वह गिन लीजिए। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस आकृति में कुल कितना भाग है, 7। तो आप क्या कीजिएगा, बट्टा दीजिएगा, बट्टा के नीचे 7 लिखिएगा, क्योंकि इस आकृति में कुल भाग की संख्या 7 है। और इसमें रंगा हुआ भाग कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3। तो रंगा हुआ भाग को कहाँ हम लिखते हैं, ऊपर, बट्टा को ऊपर। तो इस आकृति के लिए जो हमें भिन्न प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 3/7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक।
आगे देखिए हमारा जो 4 नंबर आकृति है इसमें एक वृत्त दिया गया है, ठीक। तो इस वृत्त में कुल कितने भाग हैं, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। तो इस वृत्त में कुल कितना भाग है, 4 भाग। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए, उसके बाद बट्टा दीजिए। बट्टा के नीचे इस आकृति में कुल कितना भाग है उसको लिखिए। तो इस आकृति में कुल 4 भाग है, तो क्या कीजिए, बट्टा के नीचे 4 लिख दीजिए, जिसमें कि देखिए एक भाग रंगा है, तो बट्टा के ऊपर क्या लिख दीजिएगा, 1। तो इस आकृति के लिए जो भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा, 1/4 के रूप में, ठीक। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए। और देखिए यह जो आकृति है यह त्रिभुज है, लेकिन इसमें कुल भाग की संख्या कितना है वह देख लीजिए। तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस आकृति में जो कुल भाग की संख्या है वह है 9। तो हम क्या करेंगे, बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे क्या लिख लेंगे, इस आकृति की कुल भाग की संख्या 9 है तो 9 लिख देंगे। और इसमें रंगा हुआ भाग कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। तो रंगा हुआ भाग की संख्या को हम क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। तो इस आकृति के लिए जो हमें भिन्न प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़िए 6 नंबर जो प्रश्न है, तो 6 नंबर लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 नंबर हमारा प्रश्न है इसमें हमें पेंसिंग दी गई है, तो इसमें पेंसिंग की कुल संख्या कितनी है वह गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल पेंसिंग की जो संख्या है वह कितना है, 8। तो हम बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल पेंसिंग की संख्या 8 है तो 8 को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुल कितना पेंसिंग रंगा हुआ है, तो आप कहिएगा 1 2 3। इसमें 3 पेंसिंग लगा हुआ है, तो 3 को कहाँ करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। तो ये जो पेंसिंग है, पेंसिंग के लिए हमें जो भिन्न प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, 3/8। मतलब कि कुल पेंसिंग की संख्या 8 है, जिसमें कि 3 पेंसिंग रंगा हुआ है। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6 का हल। अब बढ़िए 7 की ओर। आगे देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 7 है इसमें फूल दिया गया है, तो कुल फूल की संख्या आप गिन लीजिए। तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल फूल की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा 10। तो सिंपली क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 लिख दीजिए, तीर का चिन्ह दीजिए, एक बट्टा दीजिए। बट्टा के नीचे क्या करेंगे, कुल फूल की संख्या लिखेंगे। तो कुल फूल की संख्या कितना है, 10 है, तो क्या करेंगे, बट्टा के नीचे 10 लिख देंगे, लिख दिए। अब गिनिए कुल कितना फूल रंगा हुआ है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। 4 फूल क्या है, रंगा हुआ है। तो 4 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल 10 फूल है, 10 फूल में क्या है, 4 फूल रंगा है। तो इस फूल के लिए हमें जो भिन्न प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 4/10 प्राप्त हो जाएगा। माने कि 10 फूल में 4 फूल क्या है, रंगा हुआ है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है यह एक त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 नंबर लिख देंगे। सबसे पहले तीर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में कुल कितना भाग है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। 4 भाग है। तो सिंपली क्या करेंगे, बट्टा देंगे। बट्टा के नीचे इस त्रिभुज का कुल जो भाग है उसको लिखेंगे। तो इस त्रिभुज का कुल 4 भाग है, तो बट्टा के नीचे हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे। और इसमें रंगा हुआ भाग कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। तो कुल का कुल भाग क्या है, रंगा हुआ है। तो 4 क्या हो जाएगा, बट्टा को ऊपर हो जाएगा। मतलब कि इस आकृति के लिए जो भिन्न हमें प्राप्त होगा वह होगा 4/4 प्राप्त। क्यों, क्योंकि कुल जो आकृति का भाग है वह है 4 और चारों का चारों भाग क्या है, रंगा हुआ है। तो यही रहा आपका प्रश्न संख्या 1 का हल। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। आगे देखिए हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है वह है कि दी गई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यहाँ पर समझिए जो आकृति दी गई है, हर एक आकृति के लिए नीचे एक भिन्न संख्या दिया गया है, जिस भिन्न संख्या को देख करके हमें इस आकृति को क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कि रंगना है। तो सबसे पहले 1 नंबर वाली आकृति जो है वह है वृत्त। तो इसके नीचे में जो हमें भिन्न संख्या दी गई है वह है 1/6 के रूप में। तो अभी जस्ट आपको हम बतलाए हैं कि बट्टा के नीचे क्या होता है, आकृति की कुल भाग कितना है उसका अंक लिखा रहता है, और ऊपर में जो अंक रहता है वह हमें
बताता है कि उस आकृति में कितना भाग को हमें रंगना है। तो यहाँ पर देखिए जो भिन्न दिया गया है वह है 1/6 के रूप में, माने कि ये जो आकृति है इसमें कुल भाग की संख्या 6 होगा, जिसमें कि हमें एक भाग रंगना होगा। तो आप गिन लीजिए कि इस आकृति में कुल 6 भाग है या नहीं। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो इस आकृति में कुल 6 भाग है, जिसमें कि हमें एक भाग क्या करना है, रंगना है। तो आप इसमें से कोई भी एक भाग रंग सकते हैं, आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, इस भाग को हम एक भाग को रंग देते हैं। ठीक, इस प्रकार आप रंग सकते हैं कोई भी एक भाग को। अब बढ़िए दूसरा आकृति की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा आकृति है वह है त्रिभुज। तो इसके नीचे जो हमें भिन्न दी गई है वह है 1/4, मतलब कि ये जो आकृति है इसका कुल 4 भाग है, जिसमें कि हमें एक भाग को क्या करना है, रंगना है। तो देख लीजिए इस आकृति में 4 भाग है या नहीं। तो आप कहिएगा 1 2 3 4 भाग तो है, जिसमें कि हमें एक भाग क्या करना है, रंगना है। तो आप कोई भी एक भाग क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं। तो चलिए हम बीच वाले भाग को ही रंग देते हैं। तो ये रहा, इसको हम क्या करते हैं, रंग देते हैं। इस प्रकार आप भी रंग दीजिएगा। आगे आइए आकृति नंबर 3 पर। तो आकृति नंबर जो 3 है यह चौकोर आकृति है, जिसके नीचे हमें एक भिन्न संख्या दी गई है जो है 1/3 के रूप में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये आकृति चौकोर है इसमें कुल भाग की संख्या कितना है, 3 है, जिसमें कि हमें एक भाग क्या करना है, रंगना है। तो गिन लीजिए 1 2 3 तो भाग है, जिसमें कि हमें एक भाग क्या करना है, रंगना है। तो आप कोई भी एक भाग रंग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर से बीच वाला ही रंग देते हैं। तो चलिए बीच वाला को ही रंग देते हैं। अब आगे बढ़िए आकृति संख्या 4 की ओर। तो हमारा जो चौथा आकृति है यह भी चौकोर आकृति है। तो इसके लिए जो भिन्न संख्या दी गई है वह है 4/9 के रूप में, मतलब कि ये जो चौकोर आकृति है इसमें कुल भाग की संख्या 9 है, जिसमें कि हमें 4 भाग को क्या करना है, रंगना है। तो सबसे पहले गिन लीजिए कि 9 भाग है या नहीं। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल भाग की संख्या 9 हो गया, जिसमें कि हमें क्या करना है, 4 भाग रंगना है। तो आप कोई भी 4 भाग को क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं। तो चलिए हम भी 4 भाग को रंग देते हैं। ये एक भाग रहा, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 3 की ओर। आगे देखिए हमारे जो प्रश्न संख्या 3 है वह है, नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई है, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही है, क्यों या क्यों नहीं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति के नीचे भिन्न संख्या लिखा गया है और हमें बतलाना है कि जो भिन्न संख्या लिखा गया है यह भिन्न संख्या इस आकृति के रंगे हुए भाग को यानी हिस्से को दर्शा रही है। यदि दर्शा रही है तो क्यों दर्शा रही है, यदि नहीं दर्शा रही है तो क्यों नहीं दर्शा रही है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को और अच्छे तरीक़ा से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है, इस आकृति के नीचे जो भिन्न संख्या दिया गया है वह है 1/2, माने कि ये जो आकृति है इसमें 2 भाग है और एक भाग क्या है, रंगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति में 2 भाग तो है और एक भाग रंगा हुआ है, तो ये क्या है, सही है। आगे देखिए ये जो आकृति है चौकोर आकृति है, इसमें कुल कितना भाग है। तो आप कहिएगा 4 भाग, तो बट्टा के नीचे क्या किया, 4 भाग लिख दिया और एक भाग क्या है, रंगा हुआ है। तो आप कहिएगा कि जो चौकोर आकृति के नीचे भिन्न लिखी गई है यह क्या है, सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए बट्टा के नीचे क्या लिखा गया है, 4, जिसमें कि 3 भाग रंगा है, तो बट्टा के ऊपर क्या किया गया है, 3 लिखा गया है। ठीक, तो आप कहिएगा कि जो आकृति है, आकृति के नीचे लिखे गई भिन्न संख्या क्या है, आकृति के रंगे हुए भाग को दर्शा रही है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप जो आकृति देख रहे हैं क्या ये आकृति को बराबर भागों में बांटा गया है, तो आप कहिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन क्या 2 बराबर भाग में बांटा गया है, तो आप कहिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो चौकोर आकृति है इसको 4 भागों में बांटा गया है, क्या ये चारों का चारों भाग बराबर है, तो आप कहिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, क्या ये
ये चारों का चारों भाग बराबर है? नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को दर्शा नहीं रही है। क्यों नहीं दर्शा रही है? क्योंकि आकृति को जो है बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। तो आप किस प्रकार लिखिएगा वह देख लीजिए। तो आप सिंपली लिखिएगा आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंगे हुए हिस्से को नहीं दर्शा रही है क्योंकि आकृतियों को बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। ठीक, यही है आपके प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। लेकिन अगर ये जो प्रश्न संख्या 3 है, इस प्रश्न संख्या 3 में आकृति कुछ इस प्रकार रहता, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है, 2 भाग है लेकिन 2 बराबर भाग हैं, इसलिए 1/2 है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का 2 बराबर भाग है और जिसमें कि एक भाग क्या है, रंगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो चौकोर आकृति है इसमें कुल 4 भाग है लेकिन चारों का चारों बराबर भाग है, इसलिए कुल भाग की संख्या क्या हो गया, 4, जिसमें कि एक भाग रंगा है, इसलिए इस आकृति के लिए क्या भिन्न हो जाएगा, 1/4। आगे बढ़िए, जो वृत्त है, वृत्त में देखिए 4 भाग है लेकिन चारों का चारों बराबर भाग है, इसलिए क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे 4 हो जाएगा और रंगा हुआ भाग 3 है, तो इसलिए इस आकृति के लिए क्या है, 3/4। तो अगर आपके बुक में इस प्रकार के चित्र बना रहता तो उसके नीचे जो भिन्न संख्या लिखी रहती वह क्या होता, सही होता। बात को समझ गए? लेकिन आपके जो बुक में है वह क्या है, भिन्न तो सही लिखा है लेकिन जो आकृति है, आकृति को बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक, आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 4 की ओर। आगे देखिए हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है वह है 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए हमें बतलाना है कि 6 घंटे जो है एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो आप यहाँ पर हमें बतलाइए कि एक दिन में कुल कितना घंटा होता है। तो आप कहिएगा एक दिन में कुल 24 घंटा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझिए पहले, एक दिन में कुल कितना घंटा होता है, तो एक दिन में आप कहिएगा 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और इस एक दिन का हमें बतलाना है कि 6 घंटा कौन सा भाग है। तो यहाँ पर देखिए कुल घंटा कितना है, 24, तो आप क्या कीजिएगा, बट्टा के नीचे 24 लिख दीजिएगा। ठीक, और कितना घंटा का हमें बतलाना है, 6 घंटा का, इसलिए क्या कीजिएगा, बट्टा के ऊपर 6 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो आप कहिएगा 6 घंटे एक दिन का 6/24वां हिस्सा है। तो इसको सटीक तरीका से कैसे बनाइएगा वह जान लीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 को आप सटीक तरीका से इस तरह लिखिएगा, चूँकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक, इसलिए 6 घंटे एक दिन का 6/24 हिस्सा है। यही रहा आपके प्रश्न संख्या 4 का हल। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या जो 5 हमारा है यह है 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ पर आप बतलाइए कि यहाँ पर देखिए 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है, मतलब कि 2 दिन हमें बतलाना है एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है। तो एक सप्ताह को किस में बतलाना है, दिन में। तो सबसे पहले एक सप्ताह को क्या करेंगे, दिन में बदल लेंगे। तो एक सप्ताह में कुल कितना दिन होता है, तो आप कहिएगा एक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है। कितना दिन होता है, 7 दिन। और इसमें हमें क्या करना है, 2 दिन का बतलाना है। तो आप बतलाइए कुल दिन का संख्या क्या हो गया, तो आप कहिएगा कुल दिन का संख्या 7 हो गया, जिसमें कि हमें 2 दिन का बतलाना है, इसलिए क्या करेंगे, बट्टा के नीचे 7 को आने देंगे और 2 को क्या करेंगे, बट्टा को ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है। तो आप कहिएगा 2 दिन एक सप्ताह का 2/7वां हिस्सा है। तो इसको आप सटीक तरीका से कैसे लिखिएगा वह जान लीजिए। 5 नंबर का आंसर आप सटीक तरीका से इस प्रकार लिखिएगा कि चूँकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए 2 दिन एक सप्ताह का 2/7वां हिस्सा होगा, क्योंकि कुल दिन की संख्या कितना है, 7 है और हमें 2 दिन का बतलाना है, इसलिए क्या करना है, बट्टा के नीचे 7 को लिखना है और बट्टा के ऊपर 2 को लिखना है, क्योंकि कुल जो संख्या होता है वह बट्टा के नीचे आता है और जितना संख्या पूछा जाता है उसको बट्टा के ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो 5 नंबर का राइट आंसर ये रहा। अब आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर हमारा जो प्रश्न है वह है सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। तो यहाँ पर देखिए एक सोनू है, दूसरा सलमा है और तीसरा मित्र आर्या है। तीनों मिलकर क्या करता है, 2 सैंडविच खरीदता है। कितना सैंडविच खरीदता है, 2 सैंडविच खरीदते हैं। ठीक,
और दोनों सैंडविच में क्या है, एक सब्जी वाला है और दूसरा सैंडविच जो है वह जैम वाला है। ठीक, इसके नीचे क्या दिया गया है, 2 प्रश्न दिया गया है। दोनों प्रश्न को हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो पहला जो ए नंबर में प्रश्न है वह है तीनों उन्हें किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले। तो आप पहले इस प्रश्न को समझिए। तो यहाँ पर देखिए 3 मित्र मिलकर के 2 सैंडविच खरीदा। ठीक, मान लीजिए ये सब्जी वाला है, ये जैम वाला है। ठीक, तो तीनों किस प्रकार बांटेगा कि तीनों को क्या हो, बराबर बराबर मिले। तो आप कहिएगा कि जो पहला सैंडविच है उसको क्या करेगा, तीनों मित्र बराबर 3 भाग में बांटेगा और एक एक भाग क्या करेगा, खा लेगा। ठीक, दूसरा जो सैंडविच है उसको भी क्या करेगा, 3 बराबर भाग में बांटेगा और तीनों क्या करेगा मित्र, एक एक टुकड़ा लेकर के खा लेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 सैंडविच को तीनों मित्र कुल कितना टुकड़ा में बांटता है। तो आप कहिएगा 2 सैंडविच को तीनों मित्र कुल 6 टुकड़ा यानी 6 भाग में बांटता है, 6 बराबर भाग में बांटता है। और जो तीनों मित्र है उसमें से प्रत्येक मित्र को दोनों सैंडविच में से कितने कितने हिस्से मिले। तो आप कहिएगा जो तीनों मित्र है प्रत्येक मित्र को दोनों सैंडविच से एक एक टुकड़ा माने कि 2 टुकड़ा मिला है, मतलब कि 2 सैंडविच का 2 हिस्सा एक मित्र को मिला है और 2 सैंडविच का कुल टुकड़ा किया गया है 6 टुकड़ा किया गया। ठीक, तो आप 1 नंबर प्रश्न का आंसर कैसे लिखिएगा वह जान लीजिए। तो 6 का 1 नंबर जो आप आंसर लिखिएगा वह लिखिएगा चूँकि 2 सैंडविच को कुल 6 बराबर भागों में बांटा गया। क्यों, क्योंकि एक सैंडविच को क्या किया, तीनों मित्र मिल करके 3 बराबर टुकड़ा में किया और दूसरा सैंडविच को भी तीनों मित्र मिल करके 3 बराबर टुकड़ा में किया, मतलब कि 2 सैंडविच को कुल 6 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक, इसलिए प्रत्येक बच्चा को दोनों सैंडविच में से मिला हिस्सा क्या हो जाएगा, 2/6, मतलब कि 2 सैंडविच का कुल 6 हिस्सा किया गया था जिसमें से एक विद्यार्थी को कुल 2 हिस्सा मिला, एक सब्जी वाला से एक जैम वाला से। ठीक, तो ये रहा आपका 6 का ए नंबर प्रश्न का हल। अब चलिए बी नंबर का हल कर लेते हैं। तो 6 का बी नंबर जो प्रश्न है वह है प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस जो प्रश्न संख्या बी है इसमें हमें बतलाना है कि एक सैंडविच का कौन सा भाग प्रत्येक बच्चा को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक सैंडविच को कुल कितने भागों में बांटा गया था। तो आप कहिएगा 3 बराबर भागों में बांटा गया था और एक सैंडविच से प्रत्येक माने एक बच्चा को कितना हिस्सा मिला। तो आप कहिएगा 1 हिस्सा मिला। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि देखिए ये एक सैंडविच है जिसको क्या किया गया, 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो एक सैंडविच का कुल कितना भाग हो गया, तो 3 भाग हो गया। तो एक बच्चा को कितना हिस्सा मिला, तो आप कहिएगा 1 हिस्सा मिला। तो इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो जाएगा वह जान लीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 के बी का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा चूँकि एक सैंडविच को कुल 3 बराबर भागों में बांटा गया था। तो अभी जस्ट आपको समझाएं कि एक सैंडविच को कुल कितने भागों में बांटा गया, तो 3 बराबर भागों में बांटा गया। अब उसके नीचे लिखिएगा इसलिए प्रत्येक को एक सैंडविच का 1/3 भाग मिला, मतलब कि एक सैंडविच का कुल भाग क्या था, 3 था, जिसमें कि एक बच्चा को 1 हिस्सा मिला। तो 1/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 7 है वह है विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर लिए, उसने प्रश्नों का कुल कितना भाग कर लिया है। तो यहाँ पर समझिए जो विवेक है इसको कुल प्रश्न कितना दिया गया था, तो आप कहिएगा 12 प्रश्न दिया गया था। कितना प्रश्न दिया गया था, 12 प्रश्न दिया गया था, जिसमें से विवेक अब तक कितना प्रश्न हल कर चुका है, तो आप कहिएगा 8 प्रश्न अब तक हल कर चुका है। अब आगे देखिए पूछ रहा है कि उसने प्रश्नों का कितना भाग हल कर लिया। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 12। तो आप क्या कीजिएगा, बट्टा दीजिएगा, बट्टा के नीचे क्या लिखिएगा, 12 लिखिएगा। और कितना प्रश्न अब तक विवेक हल कर लिया है, तो आप कहिएगा 8 प्रश्न। तो 8 को क्या कीजिएगा, ऊपर लिखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8/12। तो आप इसे सटीक तरीका से कैसे लिखिएगा वह जान लीजिए। तो आप प्रश्न संख्या 7 का सटीक आंसर लिखिएगा कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह है 12। विवेक द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितना है, 8 है। तो अतः क्या हो जाएगा, विवेक ने प्रश्नों का
8/12 भाग कर लिया है। क्यों? क्योंकि कुल प्रश्न की जो संख्या है वह 12 है और जो हल किया विवेक ने प्रश्न उसकी संख्या 8 है। इसलिए अभी जस्ट आपको हम बतलाएं कि बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे कुल संख्या आता है और बट्टा के ऊपर जो कहा जाता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बट्टा दिए, बट्टा के नीचे कुल प्रश्न की संख्या 12 था इसलिए 12 लिखें और विवेक द्वारा हल किया गया प्रश्न की संख्या 8 था इसलिए बट्टा के ऊपर 8 लिखें। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 7 का हल। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है वह है 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है? तो चलिए इस प्रश्न को पहले आसानी तरीका से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या को लिखने के लिए, तो यहाँ पर पहले आप समझिए 5 से 15 तक बोला। यदि यहाँ पर बोलता 5 से 15 के बीच, बीच जब बोलता तो हम 5 को भी छोड़ देते और 15 को भी छोड़ देते, इसके बीच की संख्या लिखते। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 5 से 15 तक, मतलब कि 5 को भी लेंगे और 15 को भी लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 5 से 15 तक के प्राकृत संख्या जो है उसको हमें लिखना होगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या कहते हैं। 5 से बोला है तो हम 5 से गिनती चालू करेंगे, 15 तक लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखिए कहा इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम 5 से 15 तक जो प्राकृत संख्या लिखेंगे उसमें हमें क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को चुन करके निकालेंगे और बतलाएंगे कि अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है। ठीक, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसमें क्या हो कि 2 संख्या से, केवल और केवल कितने संख्या से भाग लगे? 2 संख्या से, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को आगे डिटेल से समझेंगे। अब आगे प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है? तो यहाँ पर समझिए 5 से 15 तक जो प्राकृत संख्या है, इसमें जो अभाज्य संख्या है वह प्राकृत संख्या के कौन सा हिस्सा है वह हमें क्या करना है? बतलाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें बोला गया है 5 से 15 तक प्राकृत संख्या लिखने के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आप कहिएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 5 से 15 तक प्राकृत संख्या लिख लिए। अब इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है वह हमें बतलाना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 5 से 15 तक जो प्राकृत संख्या है इसकी कुल संख्या कितनी है। तो आप कहिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 से 15 तक जो प्राकृत संख्या है, कौन संख्या? प्राकृत संख्या है, इसकी कुल संख्या कितना है? तो आप कहिएगा 11 है। ठीक, अब इसमें कुल अभाज्य संख्या कितना है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभी जस्ट आपको हम बतलाएं कि वैसा संख्या जिसमें क्या हो, केवल और केवल 2 संख्या से भाग लगे, एक से और दूसरा उसी संख्या से। जैसे कि देखिए 5 है, 5 में क्या होगा? 1 से भाग लगेगा और दूसरा उसी संख्या यानी 5 से भाग लगेगा। तो एक हो जाएगा 5 अभाज्य संख्या। दूसरा देखिए 6 नहीं होगा, 6 में क्योंकि 1 से भी भाग लगता है, 2 से, 3 से, उसके बाद 6 से भी भाग लगता है, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 देखिए 7 अभाज्य संख्या होगा क्योंकि 7 में क्या होता है? 1 से और दूसरा 7 से ही भाग लगता है। तो 7 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, 9 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। क्यों 11 होगा? क्योंकि 11 में केवल और केवल 1 से भाग लगता है और 11 से भाग लगता है। तो केवल और केवल 2 संख्या से भाग लगा, इसलिए 11 जो होगा वह हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक, आगे बढ़िए। आगे 12 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन 13 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 13 में क्या है? केवल और केवल 1 से भाग लगता है और 13 से भाग लगता है, इसलिए 2 संख्या से भाग लगा तो 13 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे बढ़िए। 14 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा अभाज्य जो संख्या है इसकी कुल संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो 5 से 15 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या कितना है? 4 है। और 5 से 15 तक की जो प्राकृत संख्या है उसकी कुल संख्या क्या है? 11 है। तो अब क्या है, जो प्राकृत संख्या है इसमें अभाज्य संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो कुल संख्या कितना है? 11। तो बट्टा के नीचे क्या करेंगे? 11 को लिख देंगे और अभाज्य संख्या का अनुपात पूछा है इसलिए क्या करेंगे? बट्टा के ऊपर क्या करेंगे? 4 को लिख देंगे। मतलब कि कुल संख्या जो है प्राकृत संख्या उसकी संख्या 11 है और उसमें जो अभाज्य संख्या की संख्या है वह है 4। तो क्या हो जाएगा अनुपात? 4/11। ठीक,
तो आप इसको सटीक तरीका से कैसे लिखिएगा वह जान लीजिए। तो 8 नंबर का जो सटीक आंसर होगा वह इस प्रकार होगा कि 5 से 15 तक की कुल प्राकृत संख्याएं निम्न हैं। तो यहाँ नीचे में 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या लिख दिए हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 5 से 15 तक कुल प्राकृत संख्याओं की संख्या कितना है, 11 है। अभी जस्ट आपको गिन करके बतलाए हैं। उसके बाद देखिए 5 से 15 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या जो है वह 4 है। अभी जस्ट बतलाएं कि एक 5 है अभाज्य संख्या, एक 7 है, एक 11 है और आगे 13 है। तो ये 4 क्या है, अभाज्य संख्या है 5 से 15 के बीच में। ठीक, आगे लिखेंगे अतः अभाज्य संख्याएं 5 से 15 तक प्राकृत संख्याओं का 4/11 हिस्सा है। तो आप इसको किस तरीका से लिखिएगा कि 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं निम्न है, इस प्रकार है 5 से 15 तक कुल प्राकृत संख्याएं की संख्या जो है वह 11 है और 5 से 15 तक कुल अभाज्य संख्याएं की संख्या जो है वह है 4 है। अतः अभाज्य संख्याएं 5 से 15 तक प्राकृत संख्याएं का कौन होगा भाग, तो आप कहिएगा 4/11वां हिस्सा है। माने कि कुल संख्या जो है वह 11 है जिसमें कि 4 अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये रहा प्रश्न संख्या 8 का हल। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो आगे देखिए 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह बोल रहा है कि नीचे बनी आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन कौन से भाग यानी भिन्न को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के आकृति दिया गया है, एक गोल है, दूसरा चौकोर है और तीसरा जो है वह त्रिकोण है। और ये तीनों जो आकृति है हमें बारी बारी से बतलाना है कि कुल आकृति का कौन सा भाग है। बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी आकृति को गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गोल आकृति को गिनिए। तो गोल आकृति की कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो गोल आकृति की कुल संख्या हो गया 5। आगे बढ़िए, चौकोर जो आकृति है इसकी कुल संख्या कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4। तो चौकोर आकृति की कुल संख्या 4 है। आगे बढ़िए, त्रिकोण आकृति की कुल संख्या कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए गोल आकृति की संख्या 5 है, चौकोर आकृति की संख्या 4 है और त्रिकोण आकृति की संख्या 3 है। और कुल आकृति की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल आकृति की संख्या 12 है। तो इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोल आकृति के लिए। तो गोल आकृति की कुल संख्या कितना है, तो आप कहिएगा गोल आकृति की कुल संख्या 5 है और कुल आकृति की संख्या कितना है, तो 12 है। तो क्या हो जाएगा, कुल आकृति की संख्या बट्टा के नीचे चलाएगा और गोल आकृति की संख्या बट्टा के ऊपर चलाएगा। तो गोल आकृति के लिए जो हमें भिन्न प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, 5/12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आगे भी सभी आकृति के लिए करेंगे। तो इसको सटीक तरीका से कैसे लिखेंगे वह चलिए जान लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न को आप सटीक तरीका से इस प्रकार लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा गोल आकृतियों की कुल संख्या जो है वह है 5, चौकोर आकृतियों की कुल संख्या जो है वह है 4, त्रिकोण आकृतियों की कुल संख्या जो है वह है 3 और कुल आकृतियों की संख्या कितनी है, तो वह है 12। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा वह बनेगा गोल आकृति कुल आकृतियों का 5/12 भाग यानी भिन्न को दर्शाते हैं। ठीक, आगे देखिए आगे का जो हमारा पॉइंट बनेगा वह बनेगा चौकोर आकृति कुल आकृतियों का 4/12 भाग यानी भिन्न को दर्शाते हैं। आगे देखिए हमारा जो पॉइंट बनेगा वह बनेगा त्रिकोण आकृति कुल आकृतियों का 3/12 भाग यानी भिन्न को दर्शाता है। क्यों, यहाँ पर देखिए तो पूछा गोल आकृति जो है वह कुल आकृति का कौन सा भिन्न दर्शाता है। ठीक, तो गोल आकृति की जो संख्या है वह है 5 और कुल आकृति की जो संख्या है वह है 12। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कुल जो संख्या होता है उसको बट्टा के नीचे लिखेंगे और जो आकृति के बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल आकृति की संख्या 12 था इसलिए बट्टा के नीचे 12 लिखे। गोल आकृति की संख्या पूछ रहा था कुल आकृति में से, इसलिए गोल आकृति की संख्या जो 5 था उसको ऊपर लिखे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए चौकोर आकृति जो है वह कुल आकृति का कौन सा भाग है यह पूछ रहा था। तो कुल आकृति की संख्या जो था वह 12 था इसलिए बट्टा के नीचे 12 लिखे और कुल आकृति में चौकोर आकृति की संख्या पूछ रहा था इसलिए चौकोर जो आकृति की संख्या था वह था 4। तो इसलिए बट्टा के ऊपर क्या लिखे, 4। मतलब कि कुल आकृति की संख्या 12 है जिसमें कि 4 आकृति चौकोर है। ठीक, आगे देखिए 3 नंबर जो पॉइंट हमारा था
कि इसमें कह रहा था कि त्रिकोण आकृति कुल आकृति का कौन सा भिन्न को दर्शाता है। तो कुल आकृति की जो संख्या था वह 12 था और त्रिकोण आकृति की कुल संख्या कितना था, 3 था। तो कुल आकृति में त्रिकोण आकृति कौन भिन्न दर्शाता था या बतलाना था। तो कुल आकृति की संख्या 12 था, इसलिए बट्टा के नीचे 12 को लिख दिए, और त्रिकोण आकृति की संख्या 3 था, इसलिए 3 को बट्टा के ऊपर लिख दिए। मतलब क्या हो गया कि कुल आकृति 12 है जिसमें कि 3 आकृति त्रिकोण है। तो यही रहा आपके प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों का हल। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।